हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, हम लोग अपने डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के एक और वीडियो पे आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 21 हमारा फ्रीडम ऑफ राइट्स में आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आने वाला 21th आर्टिकल है। इससे पहले 20 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आफ्टर अरेस्ट या फिर जो हमारा कस्टडी होती है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या राइट्स रहते हैं। आर्टिकल 21 दोस्तों बहुत ही छोटा आर्टिकल है, मगर मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोटे आर्टिकल के साइज से उसकी ग्रेविटी का कभी पता नहीं लगा सकते। उसी कड़ी में आर्टिकल 21 जो है वो भले ही 2 से 3 लाइन का आर्टिकल हो, मगर उसकी डेप्थ हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। हमारे पुराने जजमेंट से लेके करंट सिनेरियोस तक राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि राइट टू लाइफ है क्या, तो आप लोग खुद इतने सारे वाइड और वैरायटी ऑफ टर्म्स को लेकर मेरे सामने आएंगे कि मैं भी सोचने में मजबूर हो जाऊंगा कि किसको हम राइट टू लाइफ में रख सकते हैं और किसको नहीं। क्योंकि दोस्तों, राइट टू लाइफ के अंदर जो लाइफ है वो एक ऐसा और इतना बड़ा शब्द है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी दुनिया चल रही है। भगवान ने हमारे को नेचुरल लॉस के साथ इस धरती पे भेजा है और उसको प्रिजर्व करना, अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स की मूल भावना या फंडामेंटल राइट्स का मूल कंसेप्ट सिर्फ एक ज्योति फंडामेंटल राइट्स की अगर किसी को बचाने के लिए लगे या कोई एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स में भी सुप्रीम हो, तो वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ही होगा दोस्तों। क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं अगर हमारे पास राइट टू लाइफ है ही नहीं। आप सोच के देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या मतलब है अगर आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है। आप सोच के देखिए, आप रिजर्वेशंस, आप डिस्क्रिमिनेशंस, इन सब चीजों पे क्या काम करेंगे अगर आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में राइट टू लाइफ को ज्यादा तवज्जो देता है। और यही कारण रहा था जो हमारा सबरीमला का ऑर्डर था जिसको रिवर्स करा गया, क्योंकि उसके अंदर राइट टू लाइफ को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से बड़ी तवज्जो दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए अपने ही ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। सो दोस्तों, ये राइट टू लाइफ बेसिकली क्या है और इसके अंदर आर्टिकल अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे आने वाली अपने स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। मगर अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपकी स्क्रीन पे आए हुए जितने भी राइट्स हैं, ये सब के सब राइट टू लाइफ में कवर होते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे राइट हैं इसके अंदर जो इस स्क्रीन में है और आप पढ़ सकते हैं कि कहां से इसके अंदर इतने अलग अलग प्रकार के राइट, चाहे हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले लें हमारे राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी का, चाहे हम एग्जांपल ले लें राइट टू प्रिवेसी का, चाहे हम एग्जांपल ले लें राइट टू हेल्थ का, राइट टू फ्री लीगल एड का, राइट टू फ्री एजुकेशन का, राइट टू इंफॉर्मेशन का, राइट टू रेपुटेशन का, राइट टू स्लीप का, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी का। सो दोस्तों, लाइफ इतना ब्रॉड टर्म है कि उसके अंदर सारा का सारा जीवन, सारा का सारा ब्रह्मांड समा जाता है और यही कारण है कि राइट टू लाइफ हमारे आर्टिकल 21 के अंदर प्रिजर्व किया गया है और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे आइए चलते हैं हमारे आर्टिकल 21 के अंदर और जानते हैं कि आर्टिकल 21 बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 21 ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहले से, इसको आप पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। दोस्तों, इसमें no person से ये आर्टिकल शुरू हुआ है। no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। तो सीधा सीधा इस आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा कि no person shall be deprived of his life, ना ही उसको उसकी लाइफ से डिप्राइव किया जा सकता है, ना ही उसको पर्सनल लिबर्टी, उसकी पर्सनल फ्रीडम से डिफाई किया जा सकता है, मगर एक प्रोविजो इसके अंदर इन्होंने दे दिया, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने जिस प्रकार से सारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई ना कोई प्रोविजो, कोई ना कोई कंडीशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसी तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ इतना ब्रॉड टर्म है, इतना ब्रॉड कंसेप्ट है, तो हम लोग क्या पता राइट टू लाइफ के अंदर
किसी भी लॉ को चैलेंज कर सकते थे। सपोजिटली आप मानिए कि अगर एक बंदा क्राइम करता है और वो बंदा जेल की सजा के लिए क्वालिफाई होता है और जज साहब उसको जेल की सजा सुनाते हैं, मगर वो बंदा कह रहा है कि भाई साहब मेरी तो राइट टू लाइफ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में दी गई है और मैं तो उसके लिए कोर्ट जाऊंगा और मैं उसके बेसिस पे मेरी जो इम्प्रिजनमेंट है उससे बच जाऊंगा। तो इसीलिए सरकार ने उसको रोकते हुए ऐसे कई सिचुएशंस में जहां पे कोई लोगों को राइट टू लाइफ से कर्टेल करना जाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के लिए खतरा ना बने, ऐसे कंसेप्ट को देखते हुए राइट टू लाइफ में एक्सेप्शन दिया था और वो एक्सेप्शन था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी जो भी लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया गया है अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो राइट टू लाइफ से किसी व्यक्ति को कर्टेल किया जा सकता है। मगर दोस्तों आपको पता ही है किसी भी ताकत की तरह हर ताकत जब किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो उसका मिसयूज होना लाजमी हो जाता है और यही हुआ। राइट टू लाइफ को कर्टेल करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर ने जो थॉट सोचा था कि उसको यूज करा जाएगा बैड कैरेक्टर्स और क्रिमिनल्स के लिए, जो प्रोविजन दिया गया था जिसका मेन मकसद यही था कि ऐसे लॉस भी बनाए जा सके कि जो लोग सोसाइटी के लिए खतरा है उनको राइट टू लाइफ से कर्टेल किया जाए और उनको इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे उनको राइट टू लाइफ से दूर रखा जाए ताकि बाकी लोग अपना राइट टू लाइफ एंजॉय कर पाए। उस एक्सेप्शन का मिसयूज होना शुरू हो गया। दोस्तों इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे राइट टू लाइफ की खूब धज्जियां उड़ाई और कई अलग अलग लॉस के अंदर लोगों को जेल में डाला, उनके फ्रीडम्स, उनके राइट्स और उनके अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट्स से उनको हनन किया। सो दोस्तों उसका मिसयूज जब किया गया वो किया गया जब 1977 के बाद इमरजेंसी खत्म हुई और नई जो मिलीजुली सरकार थी यूनाइटेड ऑपोजिशन की वो आई। तो उस समय इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी जब अपने किसी कार्यक्रम में भारत से बाहर जा रही थी तो उनका पासपोर्ट एक्ट के अंदर जब्त कर दिया गया। दोस्तों पासपोर्ट एक्ट के अंदर उनके पासपोर्ट को जब जब्त किया गया और उनको बाहर जाने से रोका गया तब उन्होंने आर्टिकल 21 की दुहाई देते हुए कोर्ट में केस डाला और फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल करी और ऑर्डर देने को कहा प्रशासन को कि वो उनका पासपोर्ट वापस करे, क्योंकि उनका कहना था राइट टू ट्रेवल, राइट टू मूव फ्रीली इज द राइट टू लाइफ। कोर्ट ने इस केस को लिया और सरकार से जवाब मांगा। सरकार का जवाब सीधा था कि सर पासपोर्ट एक्ट के अंदर सरकार के पास ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर सकती है और उस व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती है। उन्होंने जज साहब को पूरा दिखा के तसल्ली करी कि देखिए हमने जो भी काम करा है हमने कानून के अंदर करा है। इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर जो एक्सेप्शन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगर कोई भी हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो लॉ द्वारा एस्टेब्लिश है तो हम आर्टिकल 21 को कर्टेल कर सकते हैं। उस तरीके से हमने पासपोर्ट एक्ट के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स दिए गए थे उन सबको टिक ऑफ किया है, उन सबको फॉलो किया है और फिर मेनका गांधी का पासपोर्ट हम लोगों ने रखा है। तो इन शॉर्ट हम लोग आर्टिकल 21 के एम्बिट से बाहर आते हैं और मेनका गांधी को पासपोर्ट हमारे पास रहना यानी उसको जब्त करना जायज माना जाता है। जज साहब भी एक समय के लिए चकरा गए, हैरान हो गए और उन्होंने बोला कि यार बात तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर हमारे को प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दिया गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने जो रूल दिया है आर्टिकल 21 के एक्सेप्शन का, प्रोविजो का, वो रूल तो सरकार ने फॉलो करा है। मगर अब तक 1977 तक 1950 से लेकर 27 साल हो चुके थे। पूरे विश्व में और बहुत जगह में कॉन्स्टिट्यूशंस इवॉल्व हो रहे थे। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने जिन्होंने हमको 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने हमको 368 के अंदर हमको अमेंडमेंट्स के रूप में ये प्रोविजंस भी दिए कि हम लोग आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव कर सके बदलती ज़रूरतों के हिसाब से। हमारे जजेस ने इस मैटर को हाथ में लिया और उन्होंने बोला राइट टू लाइफ तो कर्टेल हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जरूर फॉलो हुआ है, मगर हम इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं मानते। दोस्तों प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक इंग्लिश कंसेप्ट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिशर्स द्वारा एक तरीके से बनाया गया था। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप की गई थी, तो ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। दोस्तों प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या था? उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने सोचा था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर हम राइट टू लाइफ कर्टेल करेंगे और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि लॉ का पालन हो, बस उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। मगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय धीरे धीरे करके चर्न अप कर रहा था और नई जरूरतों के हिसाब से डेवलप हो रहा था
और तब अमेरिका के अंदर कंसेप्ट के अंदर आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोस्तों प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है ये आप लोगों की स्क्रीन पे अब आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, a law is valid if it has been duly enacted by legislature and has been followed by the correct procedure. Simple, यानी लॉ सही ढंग से बनाया और उसे ढंग से फॉलो किया गया। ड्यू प्रोसेस लॉ, the doctrine not only checks if the law takes away personal life and liberty of a person but also concerns that whether the law is just and fair। दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो जुडिशरी है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत सिर्फ ये देखने का पावर नहीं रह जाती कि क्या कानून को फॉलो किया गया है कि नहीं, उसके पास ये पावर भी आ जाती है कि क्या कानून जो बनाया गया है वो सही है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने प्रियंका गांधी को रिलीफ देते हुए सरकार को उनका पासपोर्ट वापस करने को कहा और बोला कि चाहे आपने प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश बाय लॉ था वो फॉलो किया है मगर आपने राइट टू लाइफ कर्टेल किया है और जो प्रोसीजर आपने पासपोर्ट एक्ट के अंदर बनाए थे वो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं और हम उसी को रिव्यू करेंगे और हम उसको निरस्त करते हैं और इंदिरा गांधी की बहू प्रियंका गांधी को हम पासपोर्ट वापस करने के लिए आप लोगों को ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों प्रियंका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस ने हमारे प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश लॉ को, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को बदल के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया। दोस्तों भले ही हमारे अमेंडमेंट के रूप में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21 को चेंज नहीं करा गया मगर उस समय कोर्ट ने मेंशन कर दिया था अपने ऑर्डर में कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को अब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा जाएगा, जो कि एक अमेरिकन कंसेप्ट है जो कोर्ट्स को ज़्यादा पावर देता है किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को रिव्यू करने की। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम होती है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा और एक बार अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया तो उसको कोर्ट्स जो हैं वो कभी भी ओवरटर्न नहीं करती या उनका रिव्यू नहीं करती, वो सिर्फ फॉलो करती हैं कि उनको फॉलो किया गया है नहीं या फिर उनका इंप्लीमेंटेशन से हो रहा है या नहीं। मगर अमेरिका के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है और वहां से हमारे फोर फादर्स ने इंस्पायर होकर इंडिया के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया था मगर उसको और भी ज्यादा एनहांस कर दिया गया इस जजमेंट द्वारा, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर हम आर्टिकल 21 को सेव कर सकते हैं और किसी भी लॉ को चेक कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ या नहीं। दोस्तों ये 2 लाइनों का आर्टिकल इतना पावरफुल है क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर इतने सारे आर्टिकल्स को कवर किया जाता है और साथ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जुडिशियल रिव्यू की ताकत को भी इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि किसी भी प्रकार से राइट टू लाइफ जो कि हमारा नेचुरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है, जो कि हमारे नेचुरल लॉ का कंसेप्ट है, जो भगवान ने हमें दी है, उसको कोई भी स्टेट या किसी भी रूप में कभी भी कर्टेल नहीं किया जा सके। सो दोस्तों आर्टिकल 21 एक पावर पैक आर्टिकल है, इससे बहुत सवाल आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बोलूंगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी पढ़ा या नहीं पढ़ा मगर आर्टिकल 21 पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 एक्ट के अंदर 2002 में, जिसको हम लोग उस समय बहुत फेमसली भी जानते हैं, हमारा राइट टू एजुकेशन के कंसेप्ट के अंदर डाला गया था और इसके अंदर हमारे को क्या बताया गया है मैं उसको आपको पढ़ाता हूं। इसके अंदर बोला गया था स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे देश में शिक्षा को यानी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया और सरकार की जिम्मेवारी बढ़ा दी गई कि वो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्री में और उसके रिलेटेड लॉ बनाएगी। दोस्तों आपने सर्व शिक्षा अभियान का ये पोस्टर हमारे अपने गांव में, अपने शहरों में 2002 से लेकर बहुत लंबे समय तक बना हुआ देखा होगा और आप लोगों को अगर याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था, आओ स्कूल चले हम। दैट कंसेप्ट दैट वाज the 21A which was introduced under 86th amendment। 21A को बनाने के पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 45 जो कि DPSP आता है, डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आता है, उसका बहुत बड़ा रोल था। अब आर्टिकल 45 को भी पढ़ सकते हैं and that states provision for free and compulsory education for the children. The state shall endeavor provide with a period of 10 years from the commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of
14 ईयर्स। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 10 साल के अंदर हमें कानून बनाना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए, ये कानून 2002 में भले ही बना, मगर उसके बाद से आप देख सकते हैं जितनी भी एजुकेशन क्रांति हमारे देश में आई है, चाहे हम किसी भी रूप में उसे देखें, मिड डे मील के रूप में देखें या फिर हमारे देश का लिटरेसी रेट बढ़ने के रूप में देखें, वो सब की सब जो पॉलिसी आई है वो इस आर्टिकल 21 के अंदर आई है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको प्रिजर्व करा जाता है और कई सारे फॉर्म्स में बच्चों को एजुकेशन हमारे देश में प्रोवाइड करी जाती है अंडर दिस आर्टिकल 21A। सो दोस्तों आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स और उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं आर्टिकल 21 और 21A और आप लोगों को बता पाया हूं कि हाउ राइट टू लाइफ इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फंडामेंटल राइट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।